नमस्कार साथियों, ट्रिपल पी आई एस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम जो हमारा मध्यकालीन भारत का सेशन चल रहा है उसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। कल हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया है जिसमें अरब इन्वेडर से लेकर और तुगलक वंश का कुछ पार्ट किया था। आज हम उसके आगे का सेशन कंडक्ट करेंगे। इससे पहले हम मॉडर्न इंडिया का जो पार्ट है उसे कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने भी उन लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। साथ ही यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं ली जा रही है। साथ ही साथ इसकी जो टेलीग्राम की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप टेलीग्राम पर इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज तुगलक वंश के साथ। मैंने जैसा आपको पिछली बार बताया कि हम जहाँ से जिन सोर्सेज से हमने पढ़ के मल्टीपल टाइम्स प्री क्वालिफाई किया है, आप भी इन सोर्सेज का यूज करके और हमारे इन लेक्चर्स का यूटिलाइजेशन करके अपने प्री के एग्जाम को ईजिली क्वालिफाई करने के लिए तैयार हो सकते हैं। बस आपको भरोसा रखना होगा और आपको ध्यानपूर्वक जो भी बताया जा रहा है उसे पढ़ना होगा और याद करना होगा। शुरू करते हैं हम फिरोज शाह तुगलक से। तुगलक वंश का दूसरा शासक, इसने क्या किया? फिरोज तुगलक तो हम कर चुके थे कल। उसके आगे जो तुगलक वंश में और शासक हुए हैं, हम उनके संबंध में आज पढ़ेंगे। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र है फतेह खां, उसका पुत्र फतेह खां और उसका पुत्र फतेह खां का पुत्र तुगलक शाह गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से सुल्तान बनता है। अयोग्य था, विलासी था, सत्ता संघर्ष हुआ इसके बाद, तो अंत में नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का सुल्तान बनता है, जो 1394 से 1412 ईस्वी तक शासक रहता है। साथ ही आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह तुगलक वंश का लास्ट शासक है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के समय की एक इम्पोर्टेंट घटना है जो पूछी जाती है। तैमूर का आक्रमण हुआ था इसी के समय में 1398 ईस्वी में। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा था। तो खिज्र खां का जो विद्रोह है वो भी नासिरुद्दीन महमूद के समय का ही है, तो आप इसको यह याद रखेंगे। नासिरुद्दीन महमूद के समय में ही 1398 में तैमूर का अटैक होता है, तैमूर आता है। यह एक मध्य एशिया का मंगोल सेना नायक था, इसके द्वारा जो अटैक किया जाता है। तैमूर के पास भारत से वापस जाने से पहले खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तैमूर ने जब भारत पर अटैक किया, दिल्ली पर अटैक किया, तो जब वापस गया तैमूर यहाँ से, तो वह खिज्र खां को, जो खिज्र खां पंजाब का सूबेदार था, इसे मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त करके गया था। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कहा गया है, यह स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। यह बात किस शहंशाह के संदर्भ में उल्लिखित है? तो नासिरुद्दीन महमूद के संदर्भ में यह बात बोली गई है। और नासिरुद्दीन महमूद जो है यह तुगलक वंश का अंतिम शासक है। इतनी बात आप याद रखेंगे। आगे तुगलक वंश के बाद जो शुरू होता है वो सैयद वंश शुरू होता है। क्रोनोलॉजी भी आपको याद रखनी होगी। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन सा वंश आया, उसके बाद कौन सा वंश का शासक रहा है, और मुगल के आने तक जो दिल्ली सल्तनत की क्रोनोलॉजी वो आपको याद रखनी होगी। अब आता है सैयद वंश। इसका शासन रहता है 1414 से 1451 तक। सैयद वंश का जो संस्थापक था वही खिज्र खां है, जो पंजाब का सूबेदार था। यह 1414 से 21 तक शासक रहता है। यह रैयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा और सुल्तान की उपाधि इसने ग्रहण नहीं की। इसने स्वयं को रैयत आला की उपाधि धारण की। रैयत आला की उपाधि आगे और भी एक शासक आता है हुमायूं के बाद, उसने रखी है। आगे डिस्कशन होगा उसमें हम आपको बताएंगे। खिज्र खान ने शाहरुख के नाम से खुतबा पढ़वाया। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि शाहरुख के नाम से खुतबा किस शासक ने पढ़वाया है? तो दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश का एक शासक हुआ है खिज्र खां, उसने शाहरुख के नाम से खुतबा पढ़वाया है। इसने अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों का नाम ही रहने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहा। 1421 में खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है और खिज्र खां के बाद मुबारक खां मुबारक शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। और यह मुबारक शाह कौन था? खिज्र खां का पुत्र था। खिज्र खां का जो पुत्र है मुबारक शाह, इसने क्या किया है? अपने पिता से हटके दो काम किए हैं। इसने एक तो अपने नाम से खुतबा पढ़वाया, जबकि खिज्र खां ने शाहरुख के नाम से खुतबा पढ़वाया था।
इसने अपने नाम से सिक्के चलवाए, जबकि इसके पिता खिज़र खान ने जो तुगलक वंशी सिक्के चल रहे थे उन्हीं को ही चलने दिया था। इसने वजीर इसका एक वजीर था सरवर उल मुल्क ने धोखे से मुबारक शाह का वध 1434 ईस्वी में कर दिया था। वजीर तत्कालीन समय में प्रधानमंत्री के एक पद रहता था। तो इसका मुबारक शाह का एक वजीर था सरवर उल मुल्क, उसने इसकी हत्या कर दी थी। याहिया बिन अहमद सरिंदी को मुबारक शाह के संरक्षण प्राप्त था। याहिया बिन अहमद, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जो पूछी जाती है। इसका नाम है तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही, यह मुबारक शाह के शासनकाल की जानकारी देने वाली पुस्तक है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की मुबारक शाही है, मुबारक शाह के शासनकाल के बारे में जानकारी देती है। मोहम्मद बिन फरीद खां मोहम्मद शाह के नाम से 1434 ईस्वी में शासक बनता है। यह मुबारक शाह का भाई था। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर पुकारा और खाने खाना की उपाधि प्रदान की। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। दो बातें आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। पहली कि बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहने वाला और उसे खाने खाना की उपाधि देने वाला जो सैयद वंश का शासक था वो था मोहम्मद शाह, जो कि मुबारक शाह का भाई था। एक बात आपको ये वाली याद रखनी है यहाँ पर। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो सैयद वंश है इसका अंतिम शासक कौन रहा है, तो वो रहा है अलाउद्दीन आलम शाह। ये दो बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। सैयद वंश के बाद भारत में आता है लोदी वंश का शासन, जो 1451 से 1526 ईस्वी तक चला है। इसकी जो स्थापना है लोदी वंश की, यह बहलोल लोदी ने की है। और बहलोल लोदी अफगान की महत्वपूर्ण शाखा साहू खेल से संबंधित है। पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में जो शासन रहा है उसमें अफगान मूल के कौन से लोग थे, तो लोदी वंश अफगान मूल का था। बहलोल लोदी गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा है, यह याद रखेंगे आप। बहलोल शाह गाजी के नाम से यह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा है। इसने अपने नाम के खुतबे पढ़वाए हैं। अफगानों को भारत आने के लिए इसने आमंत्रित किया है। जौनपुर को जीतकर अपने राज्य में शामिल किया है। पूछा जाने वाला सवाल है ये कि जौनपुर राज्य को भारत इसमें दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला शासक कौन सा था, तो अगर वंश पूछा जाएगा तो लोदी वंश के समय इसको शामिल किया गया, और शासक पूछा जाएगा तो वो था बहलोल लोदी। इसने जौनपुर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जौनपुर के शासक हुसैन शाह को पराजित किया था, यह बात आप याद रखेंगे। हुसैन शाह तत्कालीन समय में जौनपुर का शासक था हुसैन शाह, उसे पराजित करके बहलोल लोदी ने जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। हुसैन शाह बहलोल लोदी से पराजित होने के पश्चात बिहार में शरण लेने के लिए बाध्य हुआ। इस प्रकार से देखेंगे तो हुसैन शाह जौनपुर साम्राज्य का अंतिम शासक रहा। लोदी वंश का जो शासक था पहला बहलोल लोदी, इसने जो शासन संचालन किया उसमें धार्मिक कट्टरता का अनुप्रयोग नहीं किया, यानी धार्मिक कट्टरता का प्रयोग नहीं किया। धार्मिक सद्भावना का प्रयोग करते हुए इसने राय करण सिंह, राय दादू, राय प्रताप सिंह, राय त्रिलोकचंद जैसे प्रमुख लोगों को सरदार के पद पर नियुक्त किया। इसने बहलोल सिक्का चलाया था। यह सिक्का अकबर से पहले उत्तर भारत में विनिमय का प्रमुख साधन रहा था। बहलोली सिक्का बोला जाता था इसे। साथ ही इसने देखो समानता के भाव को ध्यान में रखते हुए और अपने शासन में जो अधिकारी लोग होते थे उनसे सहयोग प्राप्त करने के लिए कालीन पर बैठता था, मतलब सरदारों के साथ स्वयं इक्वल लेवल पर बैठता था, कालीन पर बैठता था और अपने अमीरों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी जो उसके अमीर थे उनको मसनद ए अली कहकर पुकारता था। डॉक्टर के निजामी बताते हैं कि बिरादरी पर आधारित था। बहलोल का शासन जो था वो बिरादरी पर आधारित था और उसी आधार पर चलाया जाता था। डॉक्टर के निजामी के स्टेटमेंट है बहलोल लोदी के संदर्भ में कि बहलोल लोदी का जो शासन है वो बिरादरी पर आधारित था और उसी आधार पर इसे चलाया जाता था। बहलोल लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र है निजाम खां, यह सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठता है 1489 में। निजाम शाह, यह पूछा जा सकता है कि ये सिकंदर शाह लोदी था जो 1489 में शासक बना है, इसका मूल नाम क्या था, तो निजाम खां था। इसके संदर्भ में आपको बताएं तो सिकंदर ने जौनपुर के शासक बारबक शाह की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा जिससे राज्य का विभाजन न हो। यह बात यहाँ पर हो गई सिकंदर शाह को लेकर।
सिकंदर शाह को लेकर कुछ बातें हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा कि एक तो ये 1504 ईस्वी में, जो मैं छोड़ दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिली जा रही है, आप लोग अपने स्तर पर भी इसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा जिनके क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना जहाँ से बहुत ज़्यादा है। सिकंदर शाह लोदी जो है, इसने 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया है और इसे अपनी राजधानी बनाया। यानी मुगलों से पहले आगरा को राजधानी बनाने का काम सिकंदर शाह लोदी के द्वारा भी किया गया है। आगरा की स्थापना 1504 में की है। यह यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट मतलब कथन और कारण के जो क्वेश्चन बनते हैं उसके अनुसार भी पूछा जा सकता है कि सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नवीन राजधानी क्यों बनाया, तो इसका कारण ये लिखा हुआ है, राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण करने के लिए। सिकंदर लोदी के समय बिहार को जीतकर दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर दिया गया था। बहलोल लोदी ऊपर आपने देखा, बहलोल लोदी के समय में जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया, सिकंदर लोदी के समय में बिहार को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया। ये दो बात आपको यहाँ याद रखनी है। सिकंदर लोदी के समय में ही नाप के पैमाने के रूप में गज सिकंदरी का आरंभ होता है। गज ए सिकंदरी यह मुगल काल तक चलता रहा, गज ए सिकंदरी। और सिकंदर लोदी ने निर्धनों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की। सिकंदर लोदी के समय योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह के पश्चात एक उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। योग्य व्यक्तियों की सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह के पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती है। सिकंदर लोदी के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था और उस ग्रंथ का नाम रखा गया था फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी क्या है, तो एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है जो फारसी में अनुवादित किया गया है। उस समय गायन विधा के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना भी हुई। तो ये लज्जत सिकंदर शाही ग्रंथ है, इसका संबंध किससे है, तो गायन विधा का उल्लेख है इसमें। और इम्पोर्टेंट इसके लिए यह है कि सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। मैं एक बात बार बार बोलता हूँ, मेरा उद्देश्य यह है कि सुनी हुई बात एग्जाम हॉल तक आपके कान में जरूर से आएगी, तो इसलिए यदि आप ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को सुन भी लेंगे तो भी कुछ क्वेश्चन को आप सही करने की स्थिति में आ जाएंगे। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। साथ ही इसने मुहर्रम के ताजिए निकालना बंद करवा दिया था। यह पॉइंट आप याद रखेंगे। सिकंदर लोदी ने पीरों और संतों की मजारों पर मुसलमान स्त्रियों के जाने से रोक लगा दी थी। सिकंदर लोदी ने कहा था कि यदि मैं एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश से मेरे सभी सरदार अपने कंधे पर उठाकर ले जाएंगे। यह स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस शासक का यह कथन लिखा हुआ है। यह बात आप इस प्रकार से कथन को याद कर लेंगे। सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक शासक बनता है और यह लोदी वंश का अंतिम शासक होता है। यहाँ पे 3 शासक आपको देखने को मिले, तीनों शासकों को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई है तो उस समय दिल्ली का सुल्तान तो इब्राहिम लोदी को बनाया गया है, लेकिन जौनपुर का सुल्तान इस समय जलाल खां को नियुक्त किया गया है। यह नाम आप जरूर से याद करेंगे, छुपे हुए क्वेश्चन अक्सर पूछने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर दिल्ली का सुल्तान तो सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी बन जाता है, लेकिन इसी समय जौनपुर का सुल्तान जलाल खां को बनाया जाता है। परंतु कुछ समय पश्चात इब्राहिम लोदी ने अपने भाई जलाल खां के साथ किए समझौते को भंग करके एकमात्र सुल्तान रहने का निश्चय किया। जलाल खां ने कालपी में स्वयं को जलालुद्दीन के नाम से सुल्तान घोषित किया। दोनों भाइयों का संघर्ष चला और अंततः इब्राहिम लोदी ने अपने भाई को मरवा दिया। इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर विजय के पश्चात यहाँ के शासक विक्रमाजीत इब्राहिम लोदी ने शमशाबाद की जागीर दे दी। तो यह भी एक बात हो गई। यहाँ पर जौनपुर किसके समय में दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया, बिहार को किस शासक के समय में दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया, उसी प्रकार से अब आ गई ग्वालियर पर अधिकार किस शासक के समय में हुआ है, आप याद रखेंगे। इब्राहिम लोदी और मेवाड़ शासक संग्राम सिंह यानी राणा संगा के मध्य ग्वालियर के निकट खतौली में युद्ध हुआ है, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ है। तो यह पूछा जा सकता है खतौली का जो युद्ध है, खतौली का युद्ध ये किसके बीच हुआ है, इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच हुआ है। इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ है। अब यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। 1526 ईस्वी का
पानीपत का पहला युद्ध है, इसे याद रखेंगे आप। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इब्राहिम लोदी यहाँ भी पराजित होता है और युद्ध स्थल में मारा जाता है। 1526 पानीपत का युद्ध। फरिश्ता ने लिखा है कि वह मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। यह पूछा जा सकता है कि वह मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। इब्राहिम लोदी के संदर्भ में यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा है? तो आप पता होना चाहिए, फरिश्ता ने इस कथन को कहा है। नियामतुल्लाह ने लिखा है कि सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया। यह बात नियामतुल्लाह ने लिखी है। नियामतुल्लाह लिखता है कि सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया। इब्राहिम की सबसे बड़ी दुर्बलता बताई जाती है उसका हठी स्वभाव। इसने सुल्तान बनते ही सुल्तान और उसके अफगान सरदारों के मध्य संघर्ष आरंभ हो गया था। यह आरंभ हुआ था संघर्ष इसके हठ धर्मिता के कारण। सल्तनत कालीन अब प्रशासन देखेंगे हम। अधिकांश सुल्तानों ने अपने को खलीफा का नायब पुकारा था और कुछ ने सुल्तान की उपाधि भी धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से नहीं ली। यह बात आप याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की जो पदवी है इसको खलीफा से नहीं लिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी इसके द्वारा स्वयं को खलीफा घोषित किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा से सुल्तान की पदवी ग्रहण नहीं की थी। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रमुख होता था। नायब के पद को सुल्तान बहराम शाह के समय से आरंभ किया गया था। यह बात आप याद रखेंगे। नायब का पद बहराम शाह के समय से शुरू हुआ था। वजीर राज्य का प्रधानमंत्री हुआ करता था। वह राजस्व विभाग यानी दीवाने वजारत का प्रधान होता था। वजीर, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि वजीर राज्य का प्रधानमंत्री के रूप में होता था और राजस्व विभाग का वह प्रमुख होता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान कुछ प्रशासनिक विभाग हैं और इनको शुरू करने वाले शासकों के नाम दिए गए। दीवाने मुस्तकराज, हमने आपको बताया था, दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। यह राजस्व विभाग से संबंधित था। दीवाने रियासत, यह भी अलाउद्दीन खिलजी के समय शुरू हुआ था, बाजार नियंत्रण से संबंधित है। तो ये दो हो गए अलाउद्दीन खिलजी के, एक दीवानी मुस्तकराज, दीवानी रियासत। मुस्तकराज रियासत बाजार नियंत्रण से थी और मुस्तकराज राजस्व से संबंधित था। दीवाने अर्ज किसका था? बलबन का। और किससे संबंधित था? सेना से संबंधित था। रक्त और लोह की नीति बलबन की थी, इसलिए आप याद कर लेंगे कि अर्ज जो है वो सेना विभाग है। अमीर को ही एमबीटी का है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का है एमबीटी, और यह कृषि विभाग से संबंधित है। दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान और दीवाने इमारत, ये तीनों फिरोज शाह तुगलक के हैं, एफएसटी। दीवाने खैरात दान से चलने वाला दान विभाग था। दीवाने बंदगान दासों की देखरेख से संबंधित था। तो दीवाने इमारत फिरोज शाह तुगलक के समय में स्थापित किया गया एक विभाग था। विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन कारखाने खोले गए। अफीम के कारखाने दो भागों में थे, रातवी और गैर रातवी। ये आप इस वाली बात को याद रखेंगे कि अफीम के कारखाने हैं, दो भागों में बांटे गए हैं, एक रातवी और एक गैर रातवी। रातवी कौन सा था? इसके कार्य करने वाले व्यक्तियों को निश्चित वेतन मिलता था। और गैर रातवी कौन से थे? व्यक्तियों को मजदूरी दी जाती थी। इस प्रकार से समझ सकते हो वर्तमान समय में जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसकी भांति था। रातवी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था और गैर रातवी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरह था। मुतसर्रिफ प्रत्येक कारखाने की देखभाल करने वाला अधिकारी था। इस प्रकार के टर्मिनोलॉजी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना आप। मुतसर्रिफ सल्तनत काल में एक अधिकारी हुआ करता था, मुतसर्रिफ। इसका काम था प्रत्येक कारखाने की देखभाल करने वाला अधिकारी। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया गया था। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरेखेल होता था। यह नाम आप याद रखेंगे। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरेखेल होता था। जब 10 सरेखेल मिल जाए, यानी 10 सरेखेल के ऊपर एक सिपाह सालार होता था। 10 सरेखेल के ऊपर एक सिपाह सालार होता था और 10 सिपाह सालार के ऊपर एक अमीर होता था और 10 अमीर के ऊपर एक मालिक हुआ करता था और 10 मालिक के ऊपर एक खान हुआ करता था और सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता है। यह क्रोनोलॉजी है, आप याद रखेंगे कि खान यहाँ से सरेखेल के ऊपर होगा सरेखेल के ऊपर होगा सिपा सालार के ऊपर होगा अमीर के ऊपर होगा मालिक और मालिक के ऊपर होगा खान और खान के ऊपर होगा स्वयं सुल्तान। तो फिरोज तुगलक ने कुरान को अनुमोदित
अनुमोदित 4 कर की अनुमति दी थी: खराज, जजिया, खुम्स, ज़कात। कुरान में इन 4 करों का वर्णन किया गया है। इन 4 करों को लगाने की अनुमति फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दी गई थी, जिसमें खराज, जजिया, खुम्स, ज़कात। खुम्स क्या था? लूट का धन था खुम्स। यह युद्ध में शत्रु के राज्य की जनता से लूट से प्राप्त होता था। इस लूट में 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा कर दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें बदलाव किया था, और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक इन दोनों ने बदलाव किया था। 4/5 भाग को राजकोष में, 1/5 भाग को सैनिकों में बांटने का चलन किया था। किसमें? खुम्स के संदर्भ में। आगे दिल्ली सल्तनत के कुछ विभाग हैं और उनके क्या कार्य थे, ये इसके संबंध में ऊपर हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। दीवान मुस्तक राज राजस्व विभाग से संबंधित था। किसने इसकी स्थापना की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, दीवान मुस्तक राज। दीवान अमीर को ही कृषि विभाग से था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय का था। दीवानी खैरत, दीवानी रियासत, दीवानी बंदगान, ये तीनों ही फिरोज शाह तुगलक के समय के थे। एक दान विभाग से सॉरी ये खैरात फिरोज शाह तुगलक के समय का है, और ये दीवानी रियासत जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के समय का है, यह बाजार नियंत्रण से। और दीवानी बंदगान फिरोज शाह तुगलक के समय का है, यह दासों की देखरेख से संबंधित है। दीवान अर्ज, अर्ज किसका है? सेना से संबंधित है, हमने आपको बताया था, लोहे वक्त की नीति बलबन का है। दीवान इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। ये सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया था। ये एक फैक्ट के रूप में आप इसे ध्यान कर लेंगे कि कौन सा ऐसा सरदार हुआ है, कौन सा ऐसा शासक हुआ है जिसने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया था, तो वो शासक था सिकंदर लोदी। सल्तनत काल में सबसे छोटी इकाई होती थी शासन की ग्राम, और इसका जो शासक हुआ करता था वो एक पैतृक अधिकारी की व्यवस्था के अंतर्गत इसका कार्य संचालन किया जाता था। यानी ग्राम की व्यवस्था या प्रशासन एक पैतृक अधिकारी के अंतर्गत चलाया जाता था। सबसे छोटी प्रशासन की इकाई हुआ करती थी ग्राम। ग्राम स्तर पर जो चौधरी एक अधिकारी हुआ करता था, चौधरी, यह भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सल्तनत काल में 2 प्रमुख मुद्राएं थी, जीतल और टंका। जो जीतल थी वो तांबे की थी और टंका चांदी का था। इल्तुतमिश ने 2 प्रमुख सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलित किया था। सल्तनत काल में इस्लाम धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकृति प्रदान करी गई थी। प्रत्येक सुल्तान का मुख्य कर्तव्य हुआ करता था कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना। ये जो मध्यकालीन भारत और मॉडर्न इंडिया जो हम कर चुके हैं, वो मध्यकालीन भारत जो हम अभी कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि एग्जाम, विशेषकर प्री एग्जाम के लिए यह एक क्रक्स के रूप में आपके सामने पेश किया जा रहा है। यदि आपने ध्यानपूर्वक इसको सुन लिया और कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि आप एग्जाम में 80% क्वेश्चन बिना किसी परेशानी के सॉल्व कर देंगे। कट ऑफ आपको पता ही है, 60% के आसपास कट ऑफ रहती है। यदि आप 60% क्वेश्चन करके आ जाते हैं तो आप मान के चलिए कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। अब हम देखेंगे सल्तनत कालीन का कला और स्थापत्य। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद तथा दिल्ली में राय पिथौरा के किले के निकट कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई गई थी। कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था, इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण किया था। इल्तुतमिश के समय में सुल्तानगढ़ी, हौजे शमसी ईदगाह और बदायूं की जामा मस्जिद और अतरकीन का दरवाजा आदि की स्थापना इल्तुतमिश के समय में हुई। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के समय में शुरू हुई थी। यह कुतुब मीनार के पास में बनवाया गया इमारत है। अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जमाते खाना मस्जिद, 1000 सितून, हौजे अलाई का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के जो स्थापत्य हैं वो ये देख सकते हो आप। एक तो अलाई दरवाजा तो उसका मोस्ट महत्वपूर्ण एक स्थापत्य है। उसके साथ ही उसने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जमाते खाना मस्जिद, 1000 सितून, हौजे अलाई आदि की स्थापना की। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी जो है, इसने राजपूताना में ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह नाम आप याद रखेंगे, सुल्तान मुबारक शाह खिलजी, इसने ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में एक तीसरे नगर की स्थापना की थी जिसे तुगलकाबाद के नाम से जानते हैं। दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना कर रहा है गयासुद्दीन तुगलक, जबकि शाहजहानाबाद की स्थापना शाहजहां ने की है। यहाँ पर यह बात आगे आपको देखने को मिलेगी। मोहम्मद शाह के मकबरे का निर्माण अलाउद्दीन आलम शाह के द्वारा करवाया गया है। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था और सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण सुल्तान इब्राहिम लोदी ने करवाया है।
मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के द्वारा। इस समय ये दिए गए कुब्बतुल इस्लाम 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के हैं ये दोनों। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश का है। जमाते खाना अलाउद्दीन का है। आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक का है। कोटला फिरोज शाह, जहाँ पर अभी स्टेडियम है, ये फिरोज तुगलक का है। यहाँ का साहित्य देख लो, साहित्य से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की है। तवकात नासरी मिनाज जो सिराज ने की है। ताजुल मासिर हसन निजामी ने की है। शम्स सिराग अफीक की जो रचना है ये तारीख फिरोज शाही शम्स सिराग अफीक ने तारीख फिरोज शाही की रचना की है तथा ख्वाजा अबू मलिक इसामी ने फुतुह उस सलातीन की रचना की है। अमीर खुसरो ने तूतिए हिंद अमीर खुसरो स्वयं को तूतिए हिंद कहता था। या हम कहें कि भारत का तोता अमीर खुसरो कहा जाता था, जबकि अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता था। अमीर खुसरो ने नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने सल्तनत कालीन जो साहित्य थे उनको देखा। आगे हम देखेंगे इसके जो मध्यकालीन प्रांतीय राज्य हुए हैं, विजयनगर है, बामनी है, आदि हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो अभी हमने दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितना भी फैक्ट आपके साथ डिस्कस किया है, जो भी डिटेल आपके साथ डिस्कस किया है, यदि आपने ध्यानपूर्वक कर लिया, आप एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हर क्वेश्चन को करने की प्रयास नहीं करना है। हम वैसे एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको यह तरीका भी बताएंगे कि एग्जाम में जब पेपर सॉल्व करना है तो हमारा क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और पैटर्न क्या होना चाहिए हमको सॉल्व करने का। उससे पहले तो हम पढ़ लें। स्ट्रेटेजी हम किसी काम को करने की तब बनाएंगे ना जब हम उस काम को पहले कंप्लीट कर लें। कंप्लीट ये हम पहले पूरा सिलेबस कर लेंगे और उसके बाद हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। शुरू करते हैं हम आगे। विजयनगर साम्राज्य। पहले तो आपके इसको संस्थापक आपको पता होना चाहिए। तो हरियर और बुक्का ने इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में की है। यह सन और ये दो नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है यहाँ पर। इनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया है। हरियर इस राज्य का प्रथम शासक हुआ है। अब हरियर और बुक्का ने की है, लेकिन हरियर इसका पहला शासक हुआ है और इसकी पहली राजधानी हुई है अनेगोंडी। यह नाम आप याद रखें, पहली राजधानी अनेगोंडी हुई है। हरियर प्रथम ने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। विजयनगर इसकी राजधानी बाद में बना है, पहले अनेगोंडी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुई। हरियर प्रथम के पश्चात उसका भाई बुक्का प्रथम शासक बनता है और इस समय की महान विजयों में मदुरा राज्य की विजय उल्लेखनीय है। यानी मदुरा राज्य किस शासक के समय में जीता गया है, तो बुक्का प्रथम के काल में मदुरा राज्य की विजय विजयनगर साम्राज्य के द्वारा की गई है। इस विजय के पश्चात मदुरा को विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया गया। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की थी। अब ये पूछा जा सकता है कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने ग्रहण की थी, तो आप बताएंगे बुक्का प्रथम के द्वारा की गई थी। 1377 ईस्वी में बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरियर द्वितीय सिंहासन पर आता है। आप देख रहे हैं, पहले हरियर शासक बनता है, फिर उसका भाई बुक्का प्रथम शासक बनता है। बुक्का प्रथम की मृत्यु हो जाती है तो हरियर द्वितीय के नाम से बुक्का प्रथम का पुत्र शासक बनता है। और बुक्का जो हरियर द्वितीय है, यह महाराजा धिराज की उपाधि ग्रहण करता है। महाराजा धिराज की उपाधि, यह महाराजा धिराज की उपाधि आप एंशिएंट काल में देखेंगे तो गुप्त काल से में इस प्रकार की उपाधियां देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हरियर द्वितीय सिंहासन पर बैठा है और महाराजा धिराज की उपाधि धारण की है। हरियर द्वितीय ने मैसूर, कनारा, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता है और इसने श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया है। अब यहाँ यह लिखा हो सकता है कि हरियर द्वितीय के काल में श्रीलंका को विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन ये लिखा हो कि श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया था, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। मैसूर, कनारा, त्रिचनापल्ली और कांची यह हरियर द्वितीय के समय में विजयनगर साम्राज्य में मिला लिए गए हैं, श्रीलंका से राजस्व वसूला गया है। जबकि बुक्का प्रथम के समय में मदुरा को जीता गया है, मदुरा यानी मदुरई। इसकी सबसे बड़ी सफलता बताई जाती है कि बहमनी राज्य से गोवा को जीता था। किसने? हरियर द्वितीय के द्वारा बहमनी राज्य से गोवा को जीता गया था। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बहमनी राज्य से गोवा को जीतने का श्रेय किस विजयनगर के शासक को दिया जाता है, तो वो शासक है हरियर द्वितीय। हरियर द्वितीय भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। भगवान शिव का जो विरूपाक्ष रूप है उसकी उपासना करता था हरियर द्वितीय। हरियर द्वितीय की मृत्यु होती है और उसके पास बाद सत्ता संघर्ष शुरू होता है उसके पुत्रों में, और देवराय प्रथम 1406 ईस्वी में शासक बन जाता है। इसके समय में बहमनी शासक फिरोज शाह के साथ संघर्ष हुआ है।
देवराय प्रथम ने अपनी घुड़सवार सेना को शक्तिशाली बनाया। देवराय, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है हर बार। देवराय प्रथम जो था, इसके समय में एक इटली का यात्री निकोलो डी कॉन्टो विजयनगर की यात्रा पर आया था 1420 ईस्वी में। इटली का यात्री निकोलो डी कॉन्टो देवराय प्रथम के समय में आया था। आगे देखेंगे हम, देवराय द्वितीय के समय में, देवराय द्वितीय जो है यह संगम वंश का सबसे महान शासक हुआ है। इसको इमादी देवराय कहा जाता था। अब ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि इमादी देवराय की देवराय के नाम से किस शासक को जाना जाता था, तो देवराय द्वितीय को इमादी देवराय के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस समय का है कि फारस का एक राजदूत हुआ है अब्दुल रज्जाक। यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही विजयनगर साम्राज्य आया था। फारस का शासक अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर साम्राज्य में आया था, जबकि देवराय प्रथम के समय में इटली का शासक निकोलो डी कॉन्टी विजयनगर साम्राज्य में आया था। देवराय द्वितीय का पुत्र हुआ है मल्लिकार्जुन, जो 1446 ईस्वी में शासक बना है। मल्लिकार्जुन को प्रोण देवराय के रूप में जाना जाता है। यह उपाधि के साथ इनको याद रखेंगे आप, ध्यान से आपको देखना होगा उपाधियों और उपाधियों के साथ। जैसे महाराजा धिराज की उपाधि किसने ली थी, तो हरिहर द्वितीय ने ली थी, वो का प्रथम का पुत्र था। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि देवराय द्वितीय ने इमादी देवराय की उपाधि थी इसकी। वहीं देवराय द्वितीय का जो पुत्र है मल्लिकार्जुन, इसको प्रोण देवराय के नाम से भी जाना जाता है। इसके साम्राज्य में विजयनगर साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। प्रोण देवराय बोला, प्रोण हो गया, प्रोणता प्राप्त कर ली, तो पतन का प्रारंभ हो गया। कब? देवराय द्वितीय के पुत्र मल्लिकार्जुन के समय से। मल्लिकार्जुन के पश्चात विरूपाक्ष द्वितीय शासक बना और विजयनगर के द्वितीय राजवंश सालुक वंश का संस्थापक। यहाँ पर इतना यहाँ तक खत्म हो गया, क्योंकि विजयनगर जो साम्राज्य था ना, विजयनगर साम्राज्य, यहाँ पर संगम, सालुक, तुलुक, अरावली 4 वंश परंपराएं हुई हैं। इसमें संगम वंश आपने देख लिया है। संगम वंश में विरूपाक्ष द्वितीय शासक बना है मल्लिकार्जुन द्वितीय के बाद। अब उसका दूसरा वंश परंपरा हम देखेंगे, जो है सालुक वंश। सालुक वंश का संस्थापक आप ध्यान रखेंगे कि सालुक नरसिंह था। जैसे संगम का हरिहर बुक्का थे, उसी प्रकार से सालुक वंश के संस्थापक सालुक नरसिंह थे। 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने तुलुक वंश की, अब ये संगम, सालुक, तुलुक, ये 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह के द्वारा तुलुक वंश की स्थापना की जाती है। और वीर नरसिंह 1509 ईस्वी तक शासन करता रहा। तो इस प्रकार से क्रोनोलॉजी भी आपको याद रखनी है इसकी। वीर नरसिंह यानी तुलुक वंश के जो संस्थापक थे वीर नरसिंह, इनकी मृत्यु के बाद इनका छोटा भाई कृष्णदेव राय 1509 से 29 तक सिंहासन पर बैठा। ये वाला टाइम पीरियड आप याद रखेंगे, 1509 से 1529 ईस्वी। कृष्णदेव राय का कार्यकाल है ये। विजयनगर के महानतम शासक हुए हैं। कृष्णदेव राय ने वारंगल पर अधिकार कर लिया है और कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के राजा को भी जीता है। साथ ही कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक एक नवीन नगर बसाया है, यह पूछा जा सकता है। नागलपुर नामक नवीन नगर किसके द्वारा बसाया गया है, तो तुलुक वंश। साथ ही यह भी आपको याद रखना है, ध्यान, मैं जो पॉइंट बोलता हूँ ना, अगर बोला हुआ पॉइंट है तो वो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा, इसलिए मैं बोल देता हूँ। बाकी आपको भी दिख रहा है कि कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है, तो तुलुक वंश से। लेकिन आप याद रखेंगे कृष्णदेव राय जो है ये विजयनगर साम्राज्य के तुलुक वंश के शासक हैं। उसने हजारा विठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी करवाया है। कृष्णदेव राय की उपाधियां हैं, आप इनकी उपाधियों को यहाँ देख सकते हो। आंध्र भोज की उपाधि है, अभिनव भोज की उपाधि है और आंध्र पितामह की उपाधि है। और यह नागल्लापुर नामक नगर बसाया है कृष्णदेव राय के द्वारा। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। साहित्य का क्लासिकी युग माना गया है विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेव राय का शासनकाल। और कृष्णदेव राय का शासनकाल जो है वो किस भाषा के साहित्य के लिए स्वर्ण युग बोला गया है, तो आप याद रखना तेलुगु साहित्य के लिए है, न कि तमिल साहित्य के लिए। तेलुगु साहित्य के लिए तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि उनके दरबार को सुशोभित करते थे। और ये जो 8 दिग्गज थे, इन्हें अष्ट दिग्गज के रूप में जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अष्ट दिग्गज का संबंध किस शासक से है? नाम इनके ये दिए गए हैं, याद करने की आवश्यकता तो वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लेंगे, शायद कोई नाम आपको
कभी दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन में मिले तो आप इसको एलिमिनेट कर पाओ ध्यान से। कुछ रचनाएं हैं जो विजयनगर काल में ही लिखी गई हैं और उनके रचनाकार हैं। नंदी तिम्मन ने परिजात हरण लिखा है। अल्लाह सानी पैदाना ने स्वरोचित संभव या मनुचरित लिखा है, मनुचरित लिखा है। भट्ट मूर्ति ने नरस भूपालियम लिखा है और पिंगली सूरन ने राघव पांडवीय लिखा है। तेनाली रामकृष्ण ने पांडुरंग महात्म्य लिखा है। कृष्णदेव राय स्वयं एक कवि भी थे, इन्होंने आमुक्त माल्यद नाम की रचना की है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। इंपोर्टेंट है, याद रखना आप यहाँ पर। कृष्णदेव राय के समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर के साम्राज्य में आया। इससे पहले हम 2 शासकों की बात कर चुके हैं। देवराय प्रथम के समय में इटली का शासक निकोलो कॉन्टी आया। देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक आया और यहाँ पर कृष्णदेव राय के समय में पुर्तगाली शासक डोमिंगो पायस आता है। कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात उसका भाई अच्युत राय सिंहासन पर बैठता है। 1565 ईस्वी में जो तालीकोट, यह ईयर आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तालीकोटा का युद्ध होता है। इस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर की संयुक्त सेनाएं विजयनगर को पराजित करती हैं। यानी ये जो 4 सेनाएं हैं, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, इन चारों की संयुक्त सेना ने 1565 में तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को पराजित कर दिया है। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि इन चारों में यहाँ पर बरार जो है वो इसमें शामिल नहीं था, संयुक्त सेना में बरार शामिल नहीं था। विजयनगर राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था और केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 58। विजयनगर साम्राज्य में चर्चित 58 क्या था, तो आप बताएंगे कि यह केंद्रीय राजस्व विभाग को दिया गया नाम था 58। 58 देखो 98 98 जो होता है 98 वो राजस्व से संबंधित डिजिट लगा लो, आप इसको 98 रुपए ध्यान कर लो, और 58 है पर वो 98 नहीं है, 58 राजस्व विभाग है, केंद्रीय राजस्व विभाग है विजयनगर साम्राज्य के समय का। अब हम देखेंगे बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो जफर खां हसन गंगू 1347 से 1358 यानी 1347 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में ये देखो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से 1347 में, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई। आगे हम देख चुके हैं 1336 में विजयनगर साम्राज्य की हरियर एंड बुक्का ने की थी। 1347 में सिंहासन, उसने गुलबर्गा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। राजधानी आप याद रखेंगे। जो विजयनगर साम्राज्य था उसने 1336 में जो सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी वो थी अनेगोंडी। बाद में विजयनगर बनी, इनकी पहले राजधानी बनी गुलबर्गा। राजधानी बनाई तथा उसका नाम, गुलबर्गा का नाम रखा एहसानाबाद। बहमन शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम शासक बनता है। मोहम्मद शाह प्रथम ने गोलकुंडा के किला बारंगल के शासक कपई नायक से छीन लिया था। ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी वंश का सर्वाधिक विद्वान शासक था। ताजुद्दीन फिरोज शाह, दिल्ली सल्तनत में अगर आप कहेंगे सर्वाधिक विद्वान शासक तो वो मोहम्मद बिन तुगलक हुआ है। इसने विदेशों में अपने विद्वानों को दक्षिण में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। इसने विदेशों से अनेक विद्वानों को, यानी विदेशों से जो विद्वान आए थे उनको बसने के लिए दक्षिण में प्रोत्साहित किया था। सियाबुद्दीन अहमद प्रथम ने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को राजधानी बनाया। यह राजधानी परिवर्तन है यहाँ पर। सियाबुद्दीन अहमद प्रथम ने गुलबर्ग के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया है। आगे देखेंगे हम इसमें यह जो 1463 ईस्वी में निजाम शाह की मृत्यु के पश्चात उसका भाई मोहम्मद शाह तृतीय गद्दी पर बैठता है। इसने महमूद गवाह को प्रधानमंत्री और वजीर का पद दिया है। यह जो महमूद गवाह है यह ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की थी। महमूद गवाह योग सेनापति के अतिरिक्त योग शासक प्रबंधन भी था। उसने बीदर में एक विद्यालय की स्थापना की। महमूद गवाह ने रोजत उल इंसा या दीवान असर नामक 2 ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों को याद करने की वजह से हमने इतना पीछे से लिया है, यानी यहाँ से मतलब बताना शुरू किया, क्योंकि ये जो 2 ग्रंथ हैं ये कई बार क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं आपसे
कि रोज़तुल इंसा और दीवान अस्र नामक 2 ग्रंथ हैं। ये किसके हैं? तो महमूद गवाह के हैं। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थापना किसने द्वारा की गई है और वहां का अंतिम कौन है? तो कलीमुल्ला, यह आप याद रखेंगे, अंतिम शासक है। इसकी मृत्यु, कलीमुल्ला की मृत्यु होते ही बहमनी साम्राज्य 5 क्षेत्रीय स्वतंत्र भागों में टूट गया है। और ये 5 क्षेत्रीय स्वतंत्र भाग कौन कौन से हैं, इनको आप याद रखेंगे। बरार का संस्थापक हुआ है फतेहुल्लाह इमाद शाह। बरार को बोला जाता है इमाद शाही वंश का। बीजापुर आदिल शाही वंश, बीजापुर आदिल शाही, ये बी है, इसका आदिल शाही है, बी ए। यूसुफ आदिल शाही इसके संस्थापक है। अहमदनगर निजाम शाही, मलिक अहमद इसके संस्थापक है। गोलकुंडा कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाही वंश, कुतुब शाही वंश है। बीदर अमीर अली बरीद है, बरीद शाही वंश है। इनको आप पांचों को, जो बहुमनी साम्राज्य के विघटन के बाद जो 5 राज्य गठित हुए हैं, इन पांचों को याद रखेंगे, इनके संस्थापक को याद रखेंगे, और ये राजवंश कौन सा है ये याद रखेंगे, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग में इस प्रकार के क्वेश्चन या सिंगल सेपरेट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप इनको बिल्कुल याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है ये, इसको याद रखना है आपको। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है, यह एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक हुआ है। उसकी प्रजा उसे उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। जगत गुरु की उपाधि से संबोधित किया गया था किसको? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। ये कहाँ का है? बीजापुर का शासक है। इसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। किसको? इब्राहिम आदिल शाह को, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो बीजापुर का शासक था, गरीबों की सहायता करता था, इसलिए इसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने दक्कनी भाषा में ही किताब नौरस, नवरसों की पुस्तक की रचना की है। इसी के शासनकाल में फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की है। याद रखेंगे, एक तारीख फरिश्ता की रचना फरिश्ता के द्वारा की गई है इब्राहिम आदिल शाह के शासनकाल के समय। और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने नौरसपुर नगर की स्थापना की है, नौरसपुर नगर की स्थापना की है। नौरसपुर नगर की स्थापना इब्राहिम आदिल शाह ने की है। इससे पहले हम देखे हैं कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय जो तुलुप वंश के थे, इनके द्वारा नागल्लापुर की स्थापना की थी। नागल्लापुर नाम से एक नगर की स्थापना की गई थी कृष्णदेव राय के द्वारा, जबकि इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा नौरसपुर नगर की स्थापना की गई थी। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बद के नाम से विख्यात है। और बरार राज्य के अहमदनगर में 1574 ईस्वी में जीत लिया था इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा, और बीदर राज्य को बीजापुर ने 1618-19 में जीत लिया था। इस प्रकार से हम देखते हैं बहमनी साम्राज्य किस प्रकार से आगे डेवलपमेंट हुआ है इसमें, और बहमनी साम्राज्य किस प्रकार से 5 स्वतंत्र राज्यों में टूट गया है, और उसके बाद इब्राहिम आदिल शाह के समय बरार और बीदर को कैसे बहमनी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। आगे देखते हैं हम जौनपुर के संबंध में। जौनपुर की स्थापना की यदि बात करें तो फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में इस नगर की स्थापना की थी। तो जौनपुर की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक ने की। किसकी याद में की? तो जौना खां, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, उसकी स्मृति में इसकी स्थापना की है। जौनपुर राज्य का संस्थापक मलिक सरवर था, जिसे स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। यहाँ पर स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना किए जाने के संदर्भ में इसको बताया जा रहा है कि जौनपुर राज्य की, जौनपुर की स्थापना यानी जौनपुर एक नगर के रूप में स्थापित किया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जबकि जौनपुर को राज्य यानी जौनपुर को एक सल्तनत के रूप में दर्जा दिया गया है मलिक सरवर के द्वारा, जिसने सरकी राज्य की स्थापना की है। सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय ने इसे मालिक उस सर्ग यानी पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि दी है। मोहम्मद शाह द्वितीय ने मालिक उस सर्ग, जौनपुर को मालिक उस सर्ग, पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की है। सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय के द्वारा यह उपाधियां प्रदान की गई हैं मलिक सरवर को। आगे इब्राहिम शाह सरकी, जौनपुर में सरकी वंश का सबसे महान शासक हुआ है इब्राहिम शाह सरकी।
अभी आप देखे थे बहमनी साम्राज्य में इब्राहिम आदिल शाह, अब यहाँ भी जौनपुर का इब्राहिम शाह सरकी एक अलग ये शासक है, जो जौनपुर में सरकी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ है। इसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे सरकी शैली कहते हैं, का उदय हुआ है। यानी जौनपुर में जो स्थापत्य देखने को मिलता है वो सरकी शैली में बना है। और उसने स्वयं सिराजे हिंद की उपाधि धारण की थी। सिराजे हिंद की उपाधि धारण करने वाला सरकी वंश का शासक है इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी के समय जौनपुर की सांस्कृतिक जो ख्याति है चारों तरफ फैल गई थी और जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। तो इब्राहिम शाह सरकी के समय की दो या तीन बातें आपको याद रखनी होंगी कि इब्राहिम शाह सरकी ने जौनपुर में सरकी शैली की शुरुआत की है, सरकी शैली में जो स्थापत्य डेवलप किए हैं, स्वयं को सिराज हिंद कहा है, स्वयं को सिराज हिंद कहा है, और जौनपुर को भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया है इसी के समय में। विद्यापति ने कीर्तिलता काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया। यानी यह जो एक काव्य है कीर्तिलता काव्य, यह पहले तो आपको याद रखना होगा यह किसका है, तो विद्यापति जी का है। इस कीर्तिलता काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह सरकी का वर्णन देखने को मिलता है। डेट ईयर आप याद रखेंगे 1479 में, 1479 में बहलोल लोदी ने अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत में का अंग बना लिया है। यह बात हमने आपको बताई थी, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने इसको नगर बनाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बाद इसको आगे मलिक सरवर ने सरकी वंश की स्थापना कर दी यहाँ पर, तो उसके बाद यह इनसे स्वतंत्र हो गया। फिर से 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। आगे देखेंगे हम बंगाल का। दिल्ली सल्तनत ने बंगाल और बिहार को सम्मिलित करने का श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को है। यानी बख्तियार खिलजी एक शासक सैनिक हुआ है दिल्ली सल्तनत में, जिसने बंगाल और बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बलबन के शासनकाल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया, जिसे दबा दिया गया। बंगाल दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गई है। कब? बलबन के समय में। बलबन के समय में बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया है। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को वहां का सूबेदार नियुक्त किया है। सुल्तान कैकुबाद ने अपने पिता बुगरा खां को बंगाल में प्राय स्वतंत्र शासक मान लिया है। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाने के प्रयास में ही फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बंगाल पर 2 बार आक्रमण किया गया, परंतु यह असफल रहा। शेरशाह ने बंगाल को सरकारों, जब शेरशाह का शासन आया तो इसने बंगाल को सरकारों यानी जिलों में बांट दिया और इसने सिखदारों के नियंत्रण में दे दिया। यानी बंगाल के जो जिले थे इनको सरकारों में बांट दिया और इन सरकारों के नियंत्रण किसके अधीन किया? सिखदारों के अधीन। अमीन ए बंगला अथवा अमीर ए बंगाल नामक एक असैनिक अधिकारी को सिखदारों की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। यह पूछा जा सकता है, अमीर ए बंगाल या अमीर ए बंगला नामक जो असैनिक अधिकारी था वो किसकी देखभाल के लिए बनाया गया था? सिखदारों के नियंत्रण के लिए। और सिखदार कहाँ शासन कर रहे थे? तो सरकारों पर। और सरकार क्या थी? जिले थे ये। गुजरात के संबंध में अगर हम देखें तो 1391 ईस्वी में जफर खां को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1407 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित कर दिया। 1391 में जफर खां गुजरात का सूबेदार बना। सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित किया है। किसने? जफर खां ने। इसे मालवा के शासक हुसंग शाह को पराजित कर उसकी राजधानी धार पर नियंत्रण कर लिया है। सुल्तान अहमद शाह ने अहमदाबाद नगर बसाया है। यह क्वेश्चन पूछने लायक है कि अहमदाबाद नगर की स्थापना किसने की? तो सुल्तान अहमद शाह ने की है। 1458 ईस्वी में फतेह खां सिंहासन पर बैठता है। उसने अबुल फतेह महमूद की उपाधि ग्रहण की है। किसने? फतेह खां ने अबुल फतेह महमूद। जैसे जफर खां ने सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से नाम की उपाधि धारण करके स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित किया, उसी प्रकार से फतेह खां ने अब्दुल फतेह महमूद की उपाधि ग्रहण की, परंतु इतिहास में वह महमूद बेगड़ा के नाम से विख्यात हुआ है। इसका टाइम पीरियड 1458 से 1511 का है। महमूद बेगड़ा कह लें या अब्दुल फतेह महमूद कहें या फतेह खां कहें, इसने चंपानेर और गिरनार में जैसे दृढ़ विजयों को, दृढ़ जो किले थे इनको जीता है, इसलिए इसको जाना जाता है। और हम अंतिम रूप से यदि देखें तो मुगल काल में अकबर ने गुजरात को 1572-73 में जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया है। मालवा में देखें
तो तैमूर के वापस जाने के पश्चात 1401 में दिलावर खान ने अपने को पूर्ण स्वतंत्र शासक बना लिया, परंतु उसे सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की। तो दिलावर खान ने मालवा को पूर्ण स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया, लेकिन सुल्तान की उपाधि उसने धारण नहीं की। 1405 ईस्वी में अल्फ खान ने हुसंग शाह की उपाधि ग्रहण की और स्वयं को सुल्तान घोषित किया। अल्फ खान ने हुसंग शाह की उपाधि ग्रहण की है और स्वयं को सुल्तान घोषित किया है। राजधानी उसने धार से मांडू में स्थानांतरित कर दी है। तो मालवा जो राज्य है, इसकी राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित करने का कार्य किसके द्वारा किया गया है? तो आप नाम याद रखेंगे, अल्प खां दिया हो या हुसंग शाह दिया हो, इन दोनों में कोई भी हो। हुसंग शाह के पश्चात उसका पुत्र गजनी खां मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। मालवा में खिलजी वंश की नींव 15वीं सदी में महमूद खिलजी ने डाली है। यह मालवा का योग्य शासक सिद्ध हुआ। मालवा का योग्य शासक कौन? मोहम्मद शाह सिद्ध हुआ, इसके नाम से बताया जा रहा है। और मालवा में खिलजी वंश की नींव 15वीं सदी में महमूद खिलजी के द्वारा डाली गई है। यह नाम आप याद रखेंगे, महमूद खिलजी। खिलजी वंश का तीसरा शासक जो हुआ है महमूद खिलजी, उसने मालवा में खिलजी वंश की नींव डाली है। यह जो सुल्तान हुआ है महमूद खिलजी, मिस्र के खलीफा ने सुल्तान स्वीकार कर लिया था। 1469 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका पुत्र गयासुद्दीन शासक बनता है। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1531 में मालवा को जीत लिया है। मालवा को 1531 में गुजरात के शासक ने जीत लिया है। यह बात आप यहाँ भी याद रखेंगे। जैसे हम इसको गुजरात को 1572-73 में अकबर के द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया है, उसी प्रकार से मालवा को अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया है। मेवाड़ की बात करें यदि, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया था। गहलोत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में चित्तौड़ को जीतकर लगभग पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र कर लिया। दो बातें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, वहीं गहलोत वंश के की एक शाखा है सिसोदिया वंश, इसने मोहम्मद तुगलक के समय में चित्तौड़ को जीतकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र कर लिया। हमीर देव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र क्षेत्र सिंह 1378 में मेवाड़ का शासक बना। इसने मारवाड़ वंश के विवाह कर अपनी सुदृढ़ किया। मेवाड़ के एक शासक हुए हैं राणा कुंभा। मेवाड़ के राणा कुंभा, जिन्होंने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसने मेवाड़ में 84 किलों और 84 किलो में से 32 किलों को बनवाया है राणा कुंभा के द्वारा। कुंभलगढ़ का किला का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा कराया गया है। राणा कुंभा ने जयदेव कृत गीत गोविंद पर टीका लिखा है। गीत गोविंद जो कि जयदेव के द्वारा लिखी गई है, इस पर टीका लिखने का कार्य किया है राणा कुंभा ने। 1527 में खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी होता है। इससे पहले आपने देखा होगा 1526 का पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है 1576 में राणा प्रताप जो मेवाड़ के थे और अकबर के बीच में। हल्दी घाटी का 1576 का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ है। जहांगीर के समय में मेवाड़ ने मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली है। यह बात आप याद रखेंगे। जितने भी फैक्ट ये यहाँ से लिखे गए हैं, यहाँ से राणा कुंभा ने गीत गोविंद पर टीका लिखा है। 1527 में खानवा का युद्ध राणा संगा ने लड़ा है, बाबर के साथ पराजित हुए हैं। 1576 में राणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध होता है हल्दी घाटी का। जहांगीर के समय में मेवाड़ मुगल साम्राज्य में अधीनता स्वीकार कर लेता है। दक्षिण भारत का एक राज्य खानदेश। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात सूबेदार मलिक राजा ने खानदेश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। खानदेश की जो राजधानी थी वो बुरहानपुर थी और मुगल बादशाह अकबर के समय में इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ मुगल काल के अधिकारी हैं जिनके संबंध में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। मुगल काल में अधिकारियों के नाम है, उनके कार्य हैं। जैसे मीर बख्शी, यह कौन था? सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था। बरीद कौन था? गुप्तचर। बकिया नवीस, यह संदेश लेखक था। मीर समन, शाही सामान का प्रभारी था मीर समन। इनको आप याद कर लेंगे बहुत ध्यान से। बख्शी है सैन्य विभाग का प्रमुख है, बरीद कौन है? गुप्तचर विभाग का प्रमुख है, जबकि बकिया नबीस संदेश ले जाएगा, और मीर समन
शाही सामान, मीर समन शाही सामान को रक्षा करेगा, मीर समन शाही सामान की रक्षा करेगा। वजीर क्या करेगा, वजीर है तो राजस्व संभालेगा। और अमल गुजार है, यदि वो अमल गुजार है तो भू राजस्व का आकलन करेगा और उसका संग्रह करेगा। फौजदार है तो कानून व्यवस्था देखेगा फौजदार। कानून गो है तो ये वंशानुगत जागीरदार, वंशानुगत जमींदार है ये। कानून गो वंशानुगत जमींदार के साथ साथ स्थानीय अधिकारी भी होते थे। ये मुगल काल के कुछ अधिकारी हैं जिनके संबंध में हमने आपसे डिस्कशन किया है। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ के बाद अब हम शुरू करेंगे मुगल काल। मध्यकालीन भारत का एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है मुगल काल, उसको शुरू करेंगे। आप लोग यहाँ तक जो सेशन लिया है कंप्लीट कर चुके हैं। कैसा लगा है आप लोगों को, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें। यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और एग्जाम से जाने से पहले आप इसको जरूर से देख लें, ध्यान से देख लें और इसको याद कर लें, ताकि आप इसको जो उपयोग है, इसका यूटिलाइजेशन है, वो अपने एग्जाम पेपर में कर सकें। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक हमारे सेशन को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।